नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। मैं निकिता आपके साथ। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। असम विधानसभा चुनावों के बीच बीजेपी के सोशल मीडिया रणनीति ने बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। बीजेपी असम ने एक्स पर एआई से बना एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें बीजेपी के बिना असम की तस्वीर दिखाई गई है। वीडियो में मुस्लिम समुदाय की बढ़ती आबादी, बीफ लीगलाइजेशन और कांग्रेस नेताओं गौरव गोगोई और राहुल गांधी को पाकिस्तान के झंडे के सामने दिखाया गया। बीजेपी ने वीडियो को टैगलाइन के साथ साझा किया है कि हम पहचान के इस सपने को साकार नहीं होने दे सकते। यहाँ पहचान बीजेपी द्वारा गौरव गोगोई के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है, जिसका मतलब पाकिस्तानी गुर्गा बताया जाता है। वीडियो के अंत में लिखा गया कि असम में 90% मुस्लिम आबादी हो जाएगी और लोगों से सावधानी से वोट देने की अपील की गई। कांग्रेस ने इसे जहर फैलाने वाला वीडियो बताते हुए चुनाव आयोग से शिकायत की है। वहीं AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने इसे डर की रणनीति और घृणित हिंदुत्व विचारधारा कहा है। कांग्रेस ने गुरुवार को गुवाहाटी में पुलिस में शिकायत दर्ज कराने की भी घोषणा की। बीजेपी ने वीडियो का बचाव करते हुए इसे अवैध प्रवासियों से जुड़े खतरे की चेतावनी बताया है। वहीं मामले पर चुनाव आयोग की प्रतिक्रिया का इंतजार है। असम कांग्रेस ने भाजपा के खिलाफ विवादित AI वीडियो को लेकर दिसपुर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। कांग्रेस का आरोप है कि 15 सितंबर को भाजपा के सोशल मीडिया हैंडल से जारी वीडियो में असम को मुस्लिम बहुल दिखाते हुए सांप्रदायिक नफरत फैलाने और उनके नेताओं खासकर राहुल गांधी और गौरव गोगोई की छवि धूमिल करने की कोशिश की गई। शिकायत में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप सैकिया, सोशल मीडिया सेल के सह संयोजक शेखर ज्योति वैश्य और अन्य पदाधिकारियों पर आपराधिक साजिश, सांप्रदायिक अशांति भड़काने और बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद यानी PTC चुनावों के लिए लागू आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप लगाए गए हैं। कांग्रेस ने वीडियो को हटाने, IT अधिनियम के तहत कार्रवाई और भाजपा के उपकरण जब्त करने की मांग की है। पुलिस ने जांच का आश्वासन दिया। वहीं गौरव गोगोई ने कहा कि भाजपा की यह रणनीति असमिया समाज पर असर नहीं डालेगी और राज्य मेहनत, लोकतंत्र और सम्मान पर आगे बढ़ेगा। दिल्ली की एक अदालत ने 17 सितंबर 2025 को पत्रकार परांजॉय गुहा ठाकुरता की उस याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया जिसमें अडानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड यानी AEL के गैग ऑर्डर को चुनौती दी गई थी। यह मामला अडानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड के मानहानि केस से जुड़ा है, जिसमें 9 पत्रकारों और संस्थाओं पर कंपनी की छवि खराब करने का आरोप है। 6 सितंबर को अदालत ने एक तरफा आदेश देते हुए पत्रकारों को अप्रमाणित और मानहानिकारक सामग्री प्रकाशित करने से रोक दिया था और 5 दिनों में ऐसी सामग्री हटाने का निर्देश दिया। इसके बाद I&B मंत्रालय ने 138 YouTube लिंक्स और 83 इंस्टाग्राम पोस्ट हटाने के आदेश दिए, जिनमें न्यूज लॉन्ड्री, दी वायर, रवीश कुमार, ध्रुव राठी और आकाश बनर्जी जैसे पत्रकार शामिल हैं। पत्रकारों और एडिटर्स गिल्ड ने इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला बताया और कहा कि ऐसे आदेश लोकतंत्र को कमजोर करते हैं और सुप्रीम कोर्ट भी पहले ही ऐसे एक तरफा आदेशों पर चेतावनी दे चुका है। चुनाव आयोग ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के आरोपों को खारिज करते हुए उन्हें गलत और निराधार बताया है। राहुल गांधी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर मतदाता सूची से नाम हटाने के घोटाले में शामिल लोगों को बचाने का आरोप लगाया था। आयोग ने साफ कहा कि किसी भी मतदाता का नाम बिना उचित प्रक्रिया और सुनवाई का अवसर दिए नहीं हटाया जा सकता। कर्नाटक के अलंद सीट पर हुए विवाद को लेकर आयोग ने माना कि 2023 में धोखाधड़ी के प्रयास हुए थे, लेकिन वे असफल रहे और खुद आयोग ने FIR दर्ज कराई। आयोग ने यह भी बताया कि अलंद में चुनाव निष्पक्ष रहे, जहां 2018 में भाजपा और 2023 में कांग्रेस उम्मीदवार जीते। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार 18 सितंबर को अपनी बहुप्रतीक्षित प्रेस कॉन्फ्रेंस में हाइड्रोजन बम तो नहीं फोड़ा, लेकिन चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को बड़ी चेतावनी दी। राहुल ने CEC ज्ञानेश कुमार गुप्ता को वोट चोरों का रक्षक बताया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आग्रह किया कि ज्ञानेश कुमार जी अपना काम कीजिए और आपने शपथ ले ली है। कर्नाटक CID को ब्यौरा दीजिए। हाइड्रोजन बम के खुलासे के बारे में बात करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि हम हाइड्रोजन बम का प्रदर्शन करेंगे। मैंने अपनी टीम से कहा है कि जब तक हमारे पास 100% सबूत नहीं होंगे, मैं उस मंच पर नहीं जाऊंगा। गांधी ने कहा कि हमें इन प्रेजेंटेशनों को पूरा करने में 2 से 3 महीने लगेंगे और आपको इसमें कोई संदेह नहीं रहेगा कि भारत में एक के बाद एक राज्य चुनावों में चोरी हो रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि मैं वोट चोरी पर जो कुछ भी कह रहा हूं, बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। राहुल ने कहा कि मेरे पास इसका सबूत भी है। वोटर लिस्ट से कई लोगों के नाम काट दिए गए। उन्होंने कहा कि सबसे पहले यह हाइड्रोजन बम नहीं है, हाइड्रोजन बम आने वाला है।
यह इस देश के युवाओं को यह दिखाने और समझाने में एक और मील का पत्थर है कि चुनावों में किस तरह धांधली की जा रही है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में अलंदिक निर्वाचन क्षेत्र है, किसी ने 6018 वोटों को हटाने की कोशिश की। हमें नहीं पता कि 2023 के चुनाव में अलंद में कुल कितने वोट हटाए गए। ये संख्या 6018 से कहीं अधिक है, लेकिन कोई उन 6018 वोटों को हटाते हुए पकड़ा गया और यह संयोग से हुआ। वहाँ की बूथ लेवल अधिकारी ने देखा कि उसके चाचा का वोट हटा दिया गया है, तो उसने जांच की कि उसके चाचा का वोट किसने हटाया और उसने पाया कि वोट हटाने वाला एक पड़ोसी था। उसने अपने पड़ोसी से पूछा, लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने कोई वोट नहीं हटाया। ना तो वोट हटाने वाले व्यक्ति को और ना ही जिसका वोट हटाया गया था उसे इस बारे में पता था। किसी और ताकत ने इस प्रक्रिया को हाईजैक कर लिया और वोट हटा दिया। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर्नाटक के कुछ लोगों का उदाहरण दिया। उन्होंने कुछ लोगों को स्टेज पर भी बुलाया। इस दौरान एक शख्स ने कहा कि कुल 12 लोगों के नाम डिलीट किए गए हैं। मैंने नाम हटाने के लिए ना ही किसी को बुलाया था और ना ही मैसेज भेजा था। राहुल ने कहा कि नागराज नाम के व्यक्ति के 2 फॉर्म भरे गए हैं और दोनों 36 सेकंड में भर दिए गए। फॉर्म भरने के लिए कोई दूसरे राज्य से फोन लेकर आया था और ये फॉर्म उसी से भरे गए हैं। राहुल गांधी ने कहा कि मैं ज्ञानेश कुमार पर इतना सीधा आरोप क्यों लगा रहा हूं। कर्नाटक में इस मामले की जांच चल रही है। कर्नाटक की सीआईडी ने चुनाव आयोग को 18 महीनों में 18 पत्र भेजे हैं और उन्होंने चुनाव आयोग से कुछ बहुत ही सरल तथ्य मांगे हैं। राहुल ने आगे कहा कि वह सवाल है, पहला, हमें वह डेस्टिनेशन आईपी बताए जहां से यह फॉर्म भरे गए थे। दूसरा, हमें वह डिवाइस डेस्टिनेशन पोर्ट बताए जहां से ये आवेदन दाखिल किए गए थे। तीसरा, सबसे महत्वपूर्ण, हमें ओटीपी ट्रेल्स बताएं, क्योंकि जब आप आवेदन दाखिल करते हैं तो आपको ओटीपी प्राप्त करना होता है। 18 महीनों में 18 बार कर्नाटक की सीआईडी ने इसके लिए चुनाव आयोग को पत्र लिखा है और वे इसे नहीं दे रहे हैं। वे इसे क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि इससे हमें पता चल जाएगा कि ऑपरेशन कहां किया जा रहा है और हमें पूरा यकीन है कि यह कहां जाएगा। राहुल गांधी से जब पूछा गया कि क्या वह अदालत या किसी उच्चतर एजेंसी का रुख करेंगे, इस पर उन्होंने कहा कि सच कहूं तो मैं यहाँ जो कर रहा हूँ वह मेरा काम नहीं है। मेरा काम लोकतांत्रिक व्यवस्था में भागीदारी करना है। मेरा काम लोकतांत्रिक व्यवस्था की रक्षा करना नहीं है। यह भारत में संस्थाओं का काम है, वे ऐसा नहीं कर रही हैं, इसलिए मुझे यह करना पड़ रहा है। हमारी प्रस्तुति के अंत तक, जिसमें 2 से 3 महीने लगेंगे, आपके मन में इस बात को लेकर कोई संदेह नहीं रहेगा कि भारत में राज्य दर राज्य, लोकसभा दर लोकसभा चुनाव वोटों की चोरी होती रही है। राहुल गांधी ने एक और बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन के अंदर से हमें मदद मिलनी शुरू हो गई है, सूचनाएं आ रही हैं। राहुल ने कहा कि मैं सरप्राइज हो रहा हूं। चुनाव आयोग से लोग आ रहे हैं कि 10 से 15 साल से चल रहा है ये सिस्टम है, डेमोक्रेसी हाईजैक हो गई है। उन्होंने कहा कि मैं जो काम कर रहा हूं वो रुकेगा नहीं, ये रुक नहीं सकता, क्योंकि हिंदुस्तान की जनता ये एक्सेप्ट नहीं करेगी कि वोट चोरी हो रही है। उनकी शक्ति लग जाएगी। शिक्षा मंत्रालय ने सीबीएसई, केवीएस और नवोदय स्कूलों से कहा है कि वे अपने स्कूलों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बचपन से जुड़ी घटनाओं पर बनी फिल्म चलो जीते हैं दिखाएं। यह निर्देश 11 सितंबर को जारी हुआ और 16 सितंबर से 2 अक्टूबर तक फिल्म दिखाने को कहा गया है। मंत्रालय का कहना है कि यह फिल्म बच्चों में चरित्र, सेवा और जिम्मेदारी जैसे मूल्यों पर सोचने को प्रेरित करेगी। यह पहल मंत्रालय के प्रेरणा कार्यक्रम का हिस्सा है जो 9 मानवीय मूल्यों पर आधारित है और गुजरात के वडनगर स्थित उस स्कूल से संचालित हो रहा है जहां से पीएम मोदी ने पढ़ाई शुरू की थी। फिल्म 2018 में रिलीज हुई थी और इसे 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में पारिवारिक मूल्यों पर सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म का अवार्ड मिला था। यह 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सिनेमा घरों में भी दिखाई जाएगी। मुख्य आर्थिक सलाहकार पी अनंत नागेश्वरन ने कहा है कि अमेरिका द्वारा भारतीय आयातों पर लगाए गए अतिरिक्त 25% दंडात्मक शुल्क 30 नवंबर के बाद हट सकते हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि अगले 8 से 10 हफ्तों में भारत अमेरिका व्यापारिक तनाव का समाधान हो जाएगा। यह शुल्क अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने रूस से भारत के तेल व्यापार को लेकर नाराजगी में लगाया था, जिससे कुल टैरिफ 50% तक पहुंच गया। नागेश्वरन ने बताया कि दोनों देशों के बीच वार्ता जारी है और हाल ही में पीएम मोदी और ट्रंप के बीच भी सकारात्मक संवाद हुआ है। वहीं अमेरिकी अपील न्यायालय ने ट्रंप द्वारा लगाए गए टैरिफ को गैर कानूनी करार दिया, यह कहते हुए कि राष्ट्रपति को ऐसे शुल्क लगाने का अधिकार नहीं है। इस मामले पर अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट नवंबर की शुरुआत में सुनवाई करेगा। खजुराहो मंदिर में भगवान विष्णु की मूर्ति पर टिप्पणी से मचे विवाद के बीच भारत के मुख्य न्यायाधीश पीआर गवई ने गुरुवार को सफाई दी कि वह सभी धर्मों का सम्मान करते हैं
उन्होंने कहा कि उनकी टिप्पणी को सोशल मीडिया पर गलत तरह से पेश किया गया है। विवाद तब शुरू हुआ जब सुप्रीम कोर्ट ने खजुराहो के जावरी मंदिर में भगवान विष्णु की मूर्ति के पुनर्निर्माण की मांग वाली याचिका खारिज करते हुए देवता से कुछ करने के लिए कहने को कहा था। उन्होंने कहा था कि यह पूरी तरह से प्रचार हित याचिका है। जाकर भगवान विष्णु से ही कुछ करने के लिए कहिए। अगर आप कह रहे हैं कि आप भगवान विष्णु के प्रबल भक्त हैं तो आप प्रार्थना करें और ध्यान करें। इस टिप्पणी पर हिंदू संगठनों और कई वकीलों ने आपत्ति जताई और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया। सोशल मीडिया पर सीजेआई के खिलाफ महाभियोग की मांग तक उठने लगी। विश्व हिंदू परिषद ने भी संयमित भाषा की अपील की। वहीं सीजेआई ने स्पष्ट किया कि यह मामला भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधिकार क्षेत्र में आता है। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.